जिंदगी में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक ही है। सुख दुख और हार जीत हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा हैं। अगर हार न हो तो जीत शायद इतनी खुशनुमा ना लगे। अगर दुख न हो तो सुख का एहसास शायद इतना मीठा ना हो। जिंदगी एक क्रिकेट मैच ही तो है। जीतो या हारो, सुबह फिर से उठ के एक और मैच की तैयारी करो। नमस्कार, आदाब। मैं नसीरुद्दीन शाह। हमारे क्रिकेट इतिहास में सुख दुख और हार जीत के कई और दिलचस्प किस्से लेकर आज मैं फिर से हाजिर हूं मिड विकेट टेल्स में। What a day for India, what a day for international cricket. That is a magnificent cover drive. India race into the pavilion with the Prudential Cup there. Sachin Tendulkar, first man on the planet to reach 200. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup. दोस्तों, सच्चा खिलाड़ी जो होता है उसका चरित्र और स्वभाव आम लोगों से अलग होता है। उसका आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, संकल्प अधिक मजबूत होते हैं। कोई भी खेल हो, किसी भी प्रतियोगिता में जब कभी वो मैदान में उतरता है तो उसे कठिन चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। भारत के क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसे खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने चुनौतियों का सामना दृढ़ता से तो किया ही, मगर साथ ही साथ खेल में और खिलाड़ियों के रवैये में बदलाव लेकर आए। उनकी वजह से हमारा क्रिकेट बदला, क्रिकेट खेलने का तरीका बदला, क्रिकेट के प्रति हमारी सोच बदली। आज हम ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो खेल में मौलिक रूप से परिवर्तन लेकर आए, जिनका प्रभाव खेल के मैदान से बाहर हमारे समाज पर भी महसूस हुआ। ये हैं हमारी क्रिकेट के एजेंट्स ऑफ चेंज। And also from that golden age, Ranji. Baluji was outstanding bowler. People say that he may have been the best spinner the world had seen at that point. Who is most responsible for these outstanding victories? No less a person than the Nawab of Pataudi, the skipper. Here's Bedi to Murray, and he's out LBW for 13. कपिल देव की बॉल पर जहीर अब्बास क्लीन बोल्ड। Chance, yes, he's got him. And he goes up to 1 and 6. कुमार श्री रंजीत सिंह जी पहले भारतीय थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला। वो नवानगर के राजघराने से ताल्लुक रखते थे और जामनगर में पले बढ़े। If you look at the early years of Indian cricket, it's dotted with Maharajas, Maharaj Kumars, Nawabs and so on, who had major places. And of course, the greatest of them all, Prince Ranjit Singh Ji, who actually went on to become basically the king of his principality. Ranji then went to England in the 1890s and that started it. And the rest is a fairy tale. I mean, whether it's, the leg glance, whether it's Ranji has captured the imagination of the world, the Black Prince wearing his silk gown. अंग्रेज रंजीत सिंह जी के क्रिकेट खेलने के निराले अंदाज से प्रभावित थे। अंग्रेजों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि एक भारतीय इतना प्रतिभाशाली क्रिकेटर हो सकता है। 1896 में ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड आई और रणजी को इंग्लैंड की टीम के लिए चुना गया। For a coloured man to play in an English team was impossible. It was very, very difficult. So he's been actually the first guy, a coloured man, who has done anything in a white man's sport, in any sport really in the world. रणजी वो पहले भारतीय थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला। उनकी कामयाबी देखकर पूरे भारतवर्ष में क्रिकेट को प्रोत्साहन मिला। हजारों खिलाड़ियों को प्रेरणा मिली। उन्होंने भारतीय क्रिकेट को राह दिखाई। As an Indian, he
sort of flew the flag of India in England. He allowed the Indians to dream कि अगर ये आदमी कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं. जाम की हैसियत से उन्होंने नवानगर में क्रिकेट को बहुत प्रोत्साहन दिया और उनके स्वर्गवास के बाद भारत की घरेलू प्रतियोगिता भी उनके नाम पे रखी गई. Dr. Rajendra Prasad presents the Ranji Trophy to the Bombay skipper, N.K. Mantri. As a symbol of Indian cricket, well, he stands out. जहां रणजी का जन्म समाज के सबसे ऊंचे वर्ग में हुआ, वहीं दूसरी ओर समाज के विभिन्न दर्जों और जातियों के क्रम में कहीं सबसे नीचे थे पालवंकर बलू, एक अछूत कहे जाने वाले के बेटे. जब रणजी इंग्लैंड में अपने क्रिकेट का हुनर दिखा रहे थे, बलू पूना में मजदूरी कर रहे थे. पूना क्लब में वो एक माली थे. अंग्रेज अफसरों के लिए क्रिकेट पिच को रोल करते थे, नेट्स बिगाड़ते थे. उस वक्त भारत में सबसे बड़े इंग्लिश क्रिकेटर थे J.G. ग्रेग. एक दिन ग्रेग ने बलू को उन्हें बॉल डालने को कहा. बलू की स्पिन देखकर ग्रेग चकित रह गए. ग्रेग उस दिन के बाद प्रैक्टिस के लिए बाकी टीम से 1 घंटा पहले आने लगे और बलू की बॉलिंग पे प्रैक्टिस करते. बलू को 8 आने मिलते जब वो ग्रेग को आउट कर लेते थे. इस तरह से न केवल ग्रेग ने अपनी बैटिंग पक्की की, बल्कि बलू की बॉलिंग में भी पैनापन आया. बलू की बॉलिंग आखिरकार ग्रेग की टीम के बाकी सदस्यों से छुप नहीं पाई और एक उभरते सितारे के रूप में उनकी पहचान हुई. पूना के हिंदूज अब यूरोपियंस को चैलेंज करना चाहते थे. उन्हें लगता था कि बलू की बॉलिंग से हिंदूज की टीम जीत सकती है, पर टीम के ब्राह्मण खिलाड़ियों को बलू के साथ खेलने में बड़ा एतराज था. Baluji was from very humble background, obviously. Unfortunately, in those days, all Dalits pretty much had a humble background. But he was an extremely gifted player, bowler, a fairly decent batsman, but an outstanding bowler. People say that he may have been the best spinner the world had seen at that point. देश की सामाजिक व्यवस्था में काफी गहरा भेदभाव होने के बावजूद जीतने के लिए हिंदूज ने एक अछूत माली के बेटे को टीम में शामिल किया. लेकिन सामाजिक भेदभाव की परछाई मैदान पर भी दिखी. पर बालू के अंदर कुछ कर दिखाने की चाह थी. निडर निर्भीक होकर वो बॉलिंग करते और टीम की जीत में पूरा योगदान देते. बलू विकेट पे विकेट लेते गए और अपनी स्पिन से सबको अचंभित कर दिया. मैदान के अंदर सभी खिलाड़ी एक ही गेंद छू सकते थे, लेकिन मैदान से निकलते ही छुआछूत जारी रहता. बाकी सब खिलाड़ी एक साथ बैठकर चाय पीते, खाना खाते, पर बलू उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते थे. उनके खाने पीने के बर्तन अलग थे और तो और मैदान में वापस जाने से पहले उन्हें खुद अपने झूठे बर्तन साफ करना जरूरी था. So, जितना टाइप का ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट उन पे थोप सकते हो उतना किया गया. लेकिन बलू की उम्दा बॉलिंग के सामने किसी की ना चली. उनका हुनर ही इतना आश्चर्यजनक था कि सामाजिक भेदभाव भी उनकी सफलता के रास्ते में नहीं आ पाया. यहां तक कि राजा महाराजाओं ने उनकी प्रशंसा की और अपनी टीम में उन्हें शामिल किया. 1901 में महाराजा और नटौर का जो टीम था वो शायद इंडिया में बेस्ट टीम था. वो बालू को लेके आके बंगाल में प्रोफेशनल क्रिकेट खिला दिया था. सो इट इज अनहर्ड ऑफ. सोचिए 1906 में 1901 में एक दलित आदमी महाराजा के साथ बैठ के मैच खेल रहा है, इंडियन क्रिकेट खेल रहा है. हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. 1911 में महाराजा ऑफ पटियाला ने देश भर के सबसे अच्छे खिलाड़ियों को एकत्रित किया और इंग्लैंड के एक दौरे पर ले गए. वहां उन्होंने 23 मैच खेले, जिसमें 14 को फर्स्ट क्लास का दर्जा दिया गया. पालवंकर बलू इस टीम के मुख्य सदस्य थे और टीम के सबसे अच्छे बॉलर साबित हुए.
टीम में सबसे वरिष्ठ, सबसे अनुभवी और सबसे योग्य खिलाड़ी होने के बावजूद उन्हें बार बार कप्तानी से नजरअंदाज किया गया। एक अछूत क्रिकेटर अपने साहस और कौशल से टीम में जगह तो बना सकता था, पर अपने से ऊंचे वर्ग के लोगों का नेतृत्व नहीं कर सकता था। देर से ही सही, पर कुछ सालों बाद बदलाव जरूर आया। उनके 3 और भाई भी हिंदूज की टीम के लिए खेले और पालवंकर विट्ठल, जो बलू के छोटे भाई थे, उनको आखिरकार द हिंदूज का नेतृत्व करने का मौका मिला। हिंदूज का कैप्टन 1920s में एक दलित आदमी बन रहा है। आई थिंक इट इज रेवोल्यूशनरी। गांधी जी के पहले ये सब हो रहा है। गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के कॉज चैंपियन किए थे 1930s में, हरिजन मूवमेंट एंड ऑल ऑफ दैट। उसके पहले क्रिकेट में आप कास्ट को चैलेंज कर रहे हो, कास्ट को ब्रेक डाउन कर रहे हो। पालवंकर विठल वाज कैरिड ऑन द शोल्डर्स ऑफ हाई कास्ट, अपर कास्ट हिंदूज इन 1921-22। हाउ इज दैट फॉर सोशल मोबिलिटी? People from backgrounds without privilege were using their talents on the cricket field to assert their equality to people with privilege. And that, to my mind, was a very significant sociological development. बालू से आप भारतीय समाज का प्रोग्रेस, इंडियन सोसाइटी का प्रोग्रेस, कैसे मिडिल क्लास स्पोर्ट से क्रिकेट आज जो क्रिकेट बना है, ऑल ऑफ दीज पीपल आर फॉर मी फाउंडिंग हीरोज ऑफ इंडियन क्रिकेट। (1933) में भारत की सरजमीन पर पहला टेस्ट मैच खेला गया। इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में एक महान और शक्तिशाली ऑस्ट्रेलियन टीम के विरुद्ध बॉडी लाइन सीरीज जीतकर भारत आई थी। मुकाबला तो एक तरफा होना ही था। अभी भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में कदम आजमा ही रहा था, लेकिन दर्शकगण में ये खेल बहुत लोकप्रिय हो गया था। बहुत बड़ी मात्रा में क्रिकेट प्रेमी मैच देखने आने वाले थे। बॉम्बे जिमखाना ग्राउंड्स में खास उनके लिए एक डबल डेकर स्टैंड भी बनाया गया। 3 दिन का मैच होने वाला था। पहले 2 दिन सभी सरकारी दफ्तर बंद रखे गए। तीसरा दिन वैसे ही रविवार था। मैच में इंग्लैंड की टीम भारत पर पूरी तरह से हावी रही। अमरनाथ अपना पहला ही टेस्ट मैच खेल रहे थे, लेकिन दिलेरी से उन्होंने एक शानदार शतक बनाया, अंग्रेजों की बॉलिंग को धो डाला। हालांकि जार्डीन एट दैट पॉइंट इन टाइम बॉडी लाइन के बाद वर्ल्ड के प्रीमियर क्रिकेटर हैं, उनको लेके इतना बात हो रहा है। उनके टीम के खिलाफ 100 मारना पहला टेस्ट मैच में ऑन इंडियन सॉइल बहुत बड़ा बात है। Of course, I was only 13 years old, but I still remember all the crowd frenzy, how crowd went mad. बैंड बज रहा था ग्राउंड पे, वो सारा टाइम बजता रहा, सारे फैंस ग्राउंड पे आ गए। पवेलियन लौटते हुए महिलाओं के लिए जो स्टैंड बना था, वहां से कुछ औरतों ने तो मंगलसूत्र समेत अपने गहने उनकी तरफ फेंक दिए। Showering him with all the gifts, and he became a real hero of the Indian cricket. जब अमरनाथ पवेलियन पहुंचे तो बॉम्बे के मेयर ने उन्हें फूलों की माला भेंट की। अब तक काफी तादाद में दर्शक पवेलियन में घुस चुके थे। उन्होंने अमरनाथ को घेर लिया और प्रशंसा और प्यार बरसाया। पुलिस को अमरनाथ की हिफाजत के लिए आना पड़ा और उन्हें दूसरे कमरे में ले गए, लेकिन भीड़ काबू में नहीं आ रही थी। मांग कर रही थी कि लाला अमरनाथ आएं और उन्हें संबोधित करें। आखिरकार पवेलियन के बाहर लाला अमरनाथ दर्शकों के सामने आए और फिर सामान्य स्थिति लौटी। फिर जब वो घर जा रहे थे अमृतसर की तरफ, लाहौर की तरफ, तो ट्रेन हर स्टेशन पर रुकती हुई गई और हर स्टेशन पे उनका स्वागत हुआ। उनको काफ़ी सेलिब्रेट किया गया। बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग हो गई थी। एकदम से आइडल वर्शिप कह सकते हैं शुरू हो गई थी। एकदम से इंडियन क्रिकेट में हीरोइज्म टेस्ट लेवल का आ गया था। इट इज़ इंडिया स्टिल अंडर ब्रिटिश रूल। होम क्राउड के सामने, होम सॉइल पे ऐसे ही 100 लगाना एक तरीके से एक नेशनलिज्म स्पिरिट को जगाता था। जैसे कह सकते हैं कि हाँ, कि हम कैपेबल हैं। क्रिकेट फील्ड के बाहर ही नहीं, क्रिकेट फील्ड पर भी हम आपको जवाब दे सकते हैं। लाला अमरनाथ का शतक किसी भी क्षेत्र में अंग्रेजों पर हमारा पहला प्रहार था, जिसको अंग्रेजों ने भी सराहा। उस समय आजादी 14 वर्ष दूर थी। अब भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में यकीन पैदा हो गया कि एक न एक दिन हम अंग्रेजों को जरूर हराएंगे।
लाला अमरनाथ आगे जाके स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान बने। इंडियन क्रिकेट के गॉडफादर कहलाने वाले अमरनाथ ने भारत के लिए बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की और कई मैचेस में विकेट कीपिंग भी। बाद में वो भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर बने और फिर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, क्रिकेट राइटर और कमेंटेटर भी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1947 में आजाद भारत का जन्म हुआ और उसी के साथ स्वतंत्र भारत की क्रिकेट टीम का। एक नवजात शिशु की तरह हमने गिरते लड़खड़ाते हुए कदम रखना शुरू तो कर दिया था। तलाश थी उस शख्स की जो उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाए। 1947 तक हमने 15 सालों में कुल 10 टेस्ट मैच खेले थे और सभी इंग्लैंड के विरुद्ध। अब हम दूसरी टीमों के साथ खेल सकते थे और खेले भी। 1948 में हमने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। 1952 में हम पहली बार टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुए जब हमने मद्रास में इंग्लैंड को शिकस्त दी और उसके फौरन बाद पाकिस्तान के विरुद्ध पहली बार हमने टेस्ट श्रृंखला भी जीती। भारत ने ये मैच जीत लिया। इन छुटपुट सफलताओं के बावजूद क्रिकेट का ये वो अरसा है जिसे हम भूल जाना पसंद करेंगे। टीम के अंदर कई तरह के कलह कलेश चल रहे थे। टीम क्षेत्रवाद और गुटबाजी में बटी हुई थी और व्यक्तिगत झगड़ों से त्रस्त थी। मेरे टाइम में जो देखा है ना, और उसके पहले भी मैंने सुना है कि दुश्मनी बहुत होती थी अंदर। इंडिया ऑलवेज हैड दैट प्रॉब्लम, probably still has that problem. इंडिया टीम ऐसी होती है ना कि हर तरह से लोग आते हैं ना, प्लेयर्स होते हैं कि बम्बई के होते हैं, उधर से दिल्ली से आते हैं, मद्रास के होते हैं, लेकिन कोई किसी के साथ बात नहीं करते थे कुछ। See, because of the language, your eating habits, your entertainment habits, people form groups. खुद का ख्याल करते थे खाली, अपना अपना परफॉर्मेंस हो जाएगा, ये अपन बैटिंग हो जाएगा, बस हो गया। टीम का ख्याल नहीं करते थे। 1950 के दशक में भारत की टीम में लगभग हर साल कप्तानी बदलती रही और उसके साथ टीम का संतुलन भी। हमने एक के बाद एक 9 कप्तान देखे, कुछ तो केवल एक ही टेस्ट मैच के लिए कप्तान बने। 1958-59 में तो हद ही हो गई। वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेली गई 5 मैचों की श्रृंखला में 4 कप्तान बदले। Yeah. Every year there was a change of captain. Paulie captain first test match, Ghulam captain second test match, and the third test match. Fourth test match was that Jagra on selection of the team, and Vinu captain Paulie dropped out. Paulie resigned. एक तरह से बड़ा ही टर्बुलेंट पीरियड था इंडियन क्रिकेट में, क्योंकि कैप्टनसी नहीं सेटल हो रही थी और क्योंकि कैप्टनसी नहीं सेटल हो रही थी तो टीम भी नहीं सेटल हो रही थी। बड़ी अनसेटल्ड टीम थी और लगातार हमने देखा कि इंडिया मैचेस हारता रहा। समय आ चुका था कि कुछ मंथन किया जाए और बदलाव लाया जाए। 1960 में चयनकर्ताओं ने युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की ठान ली। नरी कॉन्ट्रैक्टर को कप्तान बनाया गया। उनकी शुरुआत भी अच्छी रही, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें वेस्ट इंडीज दौरे के बीच में सर पर ऐसा जख्म लगा कि उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा। इस स्थिति में 21 वर्षीय उप कप्तान मंसूर अली खां पटौडी के हाथ में टीम की कमान सौंपी गई। They've got some pretty big guns with them, and also we haven't done too well. It's a question of rebuilding our confidence and morale. But I reckon that given specific and right conditions for the Indian team, we can certainly do well. पूरे देश में ही हमारा सबसर्वियंस थोड़ा ज़्यादा था। बहुत सालों से, हज़ारों सालों से जो बाहर के लोग आकर यहाँ लूट कर चले गए, दबा कर चले गए, हमारी क्रिकेट भी वही दर्शाती थी। There was always the issue of color, but because he was a नवाब, वो उनको उतना फर्क नहीं पड़ा। भारतीय क्रिकेट का एक पहलू टाइगर पटौडी को जल्दी समझ में आ गया था।
देश को स्वतंत्र हुए अभी कुछ ही साल हुए थे। सभी खिलाड़ी गुलामी के माहौल में पले बढ़े थे। अधीनता अंदर बस चुकी थी। वो टाइम पे 60s में 50s में हम लोगों के दिमाग में था कि हम लोग इनके बराबर नहीं है, तो नवाब साहब पटौदी ने वो पहले तोड़ा कि भाई देखो हम बराबर हैं, ये गोरा है इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे बड़ा है। भारतीय क्रिकेटर्स के मन में ये डाला कि देखो कहीं भी खेल रहे हैं, किसी के साथ भी खेल रहे हैं, कोई भी हो, तो वो फर्स्ट नेम बेसिस है। जिम, टोनी, इधर आओ। और पहले उनके लोग कहते थे सर मिस्टर सोनसो, मिस्टर सोनसो। थोड़ा सा इंडिया में था। टाइगर की वजह से बाकी सब क्रिकेटर्स ने भी सोचा कि अरे ये तो सब नॉर्मल लोग हैं, मॉर्टल्स हैं, इनमें कौन सी बड़ी बात है। सेल्फ रिस्पेक्ट था, बिल्कुल सही बात है। इंग्लैंड में काफ़ी उनका एजुकेशन हुआ था, मगर जिस तरह से वो खुद को कैरी करते थे वो कुछ अलग ही थी, उनका ऑरा ही अलग था। Nawab of Pataudi, the skipper, he completely rejuvenated the Indian team and inspired that team to fight back as Indian cricket has never fought before. एक अच्छे लीडर की तरह उन्होंने टीम को जोड़ा, अभिमान से भरा और इसके फलस्वरूप आने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों का खेलने का अंदाज बदल डाला। He was not cramped by the parochial instincts, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग इंग्लैंड में थी। एंड ही वाज द फर्स्ट कैप्टन आई रिपीट, जिसने कि हमें हिंदुस्तानी होने का एक गौरव दिया कि यू शुड टेल अस इन ड्रेसिंग रूम कि देखो भाई हम दिल्ली या महाराष्ट्र या बंगाल तमिलनाडु के साथ के लिए नहीं खेल रहे, हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। थिंक इंडिया। एक नई लहर शुरू की आत्मविश्वास की, खुद दिखा के बाकी देशों के जो क्रिकेटर्स थे, जो रिस्पेक्ट उन्होंने टाइगर पटौडी को दिया और जो टाइगर पटौडी ने कमांड किया, उसकी वजह से शायद बहुत बड़ा फर्क आया आत्मविश्वास में। टाइगर पटौडी वाज आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट माइट हैव हैपेंड टू इंडियन क्रिकेट। टाइगर पटौडी क्रिकेटर्स की मानसिकता में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए। अब जब हमारे खिलाड़ी दुनिया के किसी भी मैदान में उतरते थे तो अपने आप को सामने वाली टीम के बराबर मान के चलते थे, और क्यों नहीं, आखिर वो अपने चुने हुए व्यवसाय में देश के सबसे बेहतरीन 11 लोग थे। अब समय आ चुका था कि भारतीय क्रिकेट के अधिकारी भी ये बात समझ लें। मिड विकेट टेल्स में ब्रेक के बाद एक ऐसे भारतीय क्रिकेटर के बारे में बात करेंगे जिसने क्रिकेट अधिकारियों से खिलाड़ियों के प्रति उचित बर्ताव की मांग की और भारतीय क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म की नींव रखी। 1968 में हम न्यूजीलैंड में पहली बार टेस्ट मैच जीते, 1971 में पहली बार वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में, और 1978 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में। विदेशी जमीन पर हमारी ये पहली 4 टेस्ट सफलताओं में एक कड़ी है बिशन सिंह बेदी। The greatest left-arm spinner in the world today in action. And he's out LBW for 0. India win the match by 100 runs. खेल सिर्फ हारने और जीतने के लिए नहीं खेला जाता, लेकिन एक दूसरे की स्किल्स को अप्रिशिएट करने के लिए भी खेला जाता है। बिशन सिंह वाज सर्टेनली अ वेरी पोलाइट क्रिकेटर। अब पोलाइट का ये मतलब नहीं है कि कोई डरपोक क्रिकेटर हो। 1970 के दशक की शुरुआत में ही बिशन सिंह बेदी टीम के एक वरिष्ठ खिलाड़ी बन चुके थे। बेदी का मानना था कि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी वो 10-12 चुनिंदा लोग थे जो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ थे। किसी भी और व्यवसाय की तरह हमारे क्रिकेटर्स भी उतनी ही मेहनत करते थे और अपने प्रोफेशन की तरफ उतने ही समर्पित थे। तो आखिर अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशनल्स का उन्हें सम्मान क्यों नहीं मिलता? बिशन बेदी ने एक बार मुझे एक कहानी बताई थी जहां उन्होंने एक टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 दिन में जीत लिया था।
₹250 मिलते थे हर दिन के, 5वें दिन के पैसे नहीं मिले क्योंकि 4 दिन में वो जीत गए। 1974 में भारत इंग्लैंड के दौरे पर गया। हम पिछले 3 वर्षों से अपराजित थे। सामान्य तौर से इस समय हमारी टीम में हर्षोल्लास भरा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। जो अलाउंसेस सरकार ने बढ़ाए थे, तो ये जब हमारे ट्रेजरर साहब पैसे देने के मूड में आए तो वो कह रहे थे जी आप साइन पुअर टूर को करो, पैसे आपको 10 या 12 दिन के मिलेंगे। और करे लोगों ने साइन। और अगर मैंने वहां पे आवाज उठाई तो मैंने कौन सी गुस्ताखी की बताओ? मैंने नहीं क्या बोल, मैंने साइन नहीं की। उन्होंने वापस आए, वे भारतीय कप्तान बने, उन्होंने फिर वो बात उठाई बीसीसीआई बोर्ड के अगेंस्ट। और बीसीसीआई की पावर या जो बोर्ड की पावर होती है, उसको अगर कोई भी एग्जिस्टिंग प्लेयर चैलेंज करे तो ये हमने देखा है भारतीय क्रिकेट के इतिहास में, ये इतनी इजीली एक्सेप्टेबल नहीं रहा है। Players were never big entities, never. This is why the BCCI, they were very, very dominating people. The player जो है उनकी is at their mercy. ऐसा नहीं था कि बेदी लालची किस्म के इंसान थे, बल्कि इससे बिल्कुल विपरीत थे। 1977-78 में केरी पैकर ने ऑस्ट्रेलिया में एक विरोधी गुट बना के वर्ल्ड सीरीज का आयोजन किया था और विश्व के कई बेहतरीन खिलाड़ियों को अच्छी रकम देकर आमंत्रित किया था। ये मैचेस क्रिकेट एस्टैब्लिशमेंट के विपक्ष में किए गए थे। बिशन बेदी इस समय भारत के कप्तान थे। उन्हें मुंह मांगी रकम देकर खेलने का प्रस्ताव आया था, पर बेदी समझते थे कि ये क्रिकेट और खास तौर से भारतीय क्रिकेट के हित में नहीं होगा और उन्होंने इनकार कर दिया और दूसरे भारतीय खिलाड़ियों को भी ऐसे प्रस्ताव अस्वीकार करने के लिए प्रभावित किया। आमतौर पे एक अंग्रेजी की कहावत है ना, दिस इज नॉट क्रिकेट। वी नेवर से दिस इज नॉट हॉकी और दिस इज नॉट गोल्फ, दिस इज नॉट टेनिस, दिस इज नॉट फुटबॉल, this is not swimming, this is not athletics, this is not cricket. Why? In any walk of life, anything which is hanky-panky, under the table, is not cricket. जब कभी प्लेयर्स के साथ बेइज्जती, अपमान या अनफेयर ट्रीटमेंट की बात आती थी तो बेदी विरोध में सबसे पहले आवाज उठाने को तैयार हो जाते थे। 1975 में नागपुर में श्रीलंका के विरुद्ध एक अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेला जा रहा था। तो आई वाज द कैप्टन ऑफ द टीम। वहां हमें एमएलए हॉस्टल में ठहरा दिया। सर्दियों के दिन, दिसंबर, गर्म पानी सिर्फ मेरे कमरे में आ रहा था। तो हमने फिर जो लोकल सेक्रेटरी विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन का, हमने बुलाया उसको, कमरे में बुलाया सबको कि ये क्या है, कि अब यहाँ तो हमें गर्म पानी देने नहीं, जनता आएगी जो लाखों की तादाद में, आपको देखने वाले नहीं है, प्लेयर्स को देखने आने। आई एम टेलिंग यू द एरोगेंट पार्ट ऑफ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स देन। वो जनाब वो बहुत बुरी तरीके से हमारे साथ पेश आया कि दिस इज नॉट माई जॉब। हुज जॉब इज इट देन? दिस इज नॉट माई जॉब। फिर मुझे बहुत कोफ्ता आई तो मैंने तो गाली वाली बकी होगी उस वक्त। यू वोंट बिलीव दिस कि मैच खत्म हुआ, टेम्पो वाज रियली बैड, ओके। तो इन्होंने मेरी और सुरेंद्र अमरनाथ की सीट, रेल टिकट थी उन दोनों, फर्स्ट क्लास में, नहीं करवाई। ये VCA वाले जो थे, और मैं और सुरेंद्र, हमारे पास कोई होल्डॉल भी नहीं था, हम दोनों रात को ठुठुरते हुए, जो होते हैं ना लगेज रैक, फर्स्ट क्लास ही, उसमें ट्रेवल किया। बिशन सिंह बेदी को उनके करियर के दौरान कई बार बागी कहा गया, लेकिन उनकी आवाज हमेशा नाइंसाफी के विरोध में ही उठती थी और वो अपनी बात प्रकट करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं थे। कमेटी बैठी जी ओबराय टावर्स बॉम्बे, वहाँ तो हमें पानी नहीं दे सके, गर्म पानी। ये मीटिंग देखो कहाँ कर रहे हैं। और उस वक्त आई स्टिल रिमेंबर, हम अंदर जा रहे थे, गुलाम साहब सेक्रेटरी थे उस वक्त। तो गुलाम साहब मुझे, बिशन रहना, चुप रहना, बोला नहीं, चुप रहना। मैं क्या गुलाम साहब मुझे डरा रहे क्या? अगर वो कुछ सवाल पूछेगा तो मैं चुप रहूंगा। बिशन बेदी ने सिर्फ
ऑन द फील्ड एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर ही कंट्रीब्यूट नहीं किया है। उन्होंने प्लेयर्स के कॉम्पनसेशन के लिए, प्लेयर्स के कॉजेज़ के लिए हमेशा उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, हमेशा उन्होंने उन क्रिकेटर्स को सपोर्ट किया है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है बिशन बेदी का, स्पेशली फॉर यंग क्रिकेटर्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया एंड फॉर जैसे जो पूरे इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनके लिए। I take this game very philosophically. Cricket is it's a very beautiful expression. You don't play this game with bat and ball. You live it. इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वो खिलाड़ी जो आज भारत की ओर से मैदान में संघर्ष करते हैं, हमें आनंद देते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव भी होता है, अच्छी सुविधाएं भी मिलती हैं और अच्छे पैसे भी। चलिए अब बात करते हैं उस महान हस्ती की जो हमारे क्रिकेट के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कई विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने भारतीय क्रिकेट के इतिहास को दो हिस्सों में बांटा है, एक कपिल देव से पहले और दूसरा कपिल देव के बाद। कपिल देव चंडीगढ़ से आए थे। उनके पिताजी रामलाल निखंज रावलपिंडी में पैदा हुए थे और 1947 के बंटवारे के बाद इस ओर आ गए थे। हालांकि चंडीगढ़ अब एक प्रमुख शहर है, लेकिन 1960 और 70 के दशक में नहीं था। वहां क्रिकेट की कोई परंपरा भी नहीं थी। कपिल देव जब भारतीय क्रिकेट में आए तो महज एक जोशीले फास्ट बॉलर थे। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि वो भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे अव्वल खिलाड़ी बनेंगे। कपिल ने ही पहली बार ये दर्शाया कि तेज गेंदबाज बनने के लिए और एक लंबा करियर होने के लिए फिटनेस की बहुत जरूरत है, एथलेटिसिज्म की। वो भारतीय क्रिकेट में एक नया अंदाज लेकर आए। उन्होंने 6 खिलाड़ियों को अधिक मेहनत और फिटनेस में सुधार लाने की प्रेरणा दी। The Indian skipper has done a tremendous job to get back there. Marvelous running catch. नजर नहीं छोड़ी उसने, भागता भागता साइड डाउन भागता भागता उसने पूरी नजर गेंद पे रख के उसको कैच किया। कप्तान की भूमिका बखूबी निभाते हुए उन्होंने भारत को पहली बार 1983 में वर्ल्ड कप जिताया। इस अकेले करतब की वजह से वो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अमर रहेंगे। लेकिन खेल के मैदान के बाहर भी उनका प्रभाव अद्वितीय रहा। अब उनको देखकर छोटे शहरों में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। हर एक स्कूल या कॉलेज या फिर मोहल्ले की टीम बन रही थी। माँ बाप बच्चों के क्रिकेट खेलने की चाह को अब नजरअंदाज नहीं कर रहे थे। देश भर में हर एक बच्चे का एक ही नारा था, मुझे बड़ा होकर कपिल देव बनना है। यार कपिल देव जैसा मतलब जो बहुत सोफिस्टिकेटेड आदमी नहीं हो, बड़े शहर का आदमी नहीं हो, वो ना केवल क्रिकेट खेले लेकिन बड़ा हीरो बन जाए, तो यार फिर मैं क्यों नहीं। देखिए, मैं अगर कोई स्पोर्ट खेलता हूँ या मैं कुछ भी करता हूँ तो एक मेरा रोल मॉडल होता है जिसको मैं देख के कर रहा हूँ। इंडिया के पास अगर आप फास्ट बॉलिंग में रोल मॉडल कपिल देव थे। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ओवर करियर को हैंडल किया और अपने एशियन विकेट्स पे इतना सक्सेसफुल रहे, तो डेफिनेटली एक हीरो फिगर रहे, और नॉट ओनली फॉर मी बट आई थिंक फॉर द एंटायर जनरेशन। आंकड़ों के हिसाब से कपिल देव क्रिकेट इतिहास में सबसे सफल ऑलराउंडर रहे हैं। उन्होंने सबको ये संदेशा दिया कि अगर आप मेहनत और लगन से काम करने को तैयार हैं तो आप हर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, शिखर पर पहुंच सकते हैं। उन्नीस में एक 16 साल के युवक भारतीय टीम में आए और यकीनन हमारे सबसे लोकप्रिय खेल की शिखर पर जा पहुंचे। 1989 में भारतीय क्रिकेट को मानो एक खजाना हाथ लग गया। हम इस खजाने से आकर्षित हुए और भावनात्मक रूप से जुड़ गए और अगले 24 साल तक जुड़े रहे। सचिन तेंदुलकर,
सचिन तेंदुलकर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है इंडिया के लिए, क्योंकि देखिए उनकी जो कहानी है वो एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली जैसे हम हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, पर एक ब्लेस्ड टैलेंट की कहानी है। और हिंदुस्तान को अगर आप याद करें 90s में, तो जी ये एक आप अगर देखें तो एक इकोनॉमिक बूम शुरू हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान किसी भी तरह की एक्सीलेंस से एसोसिएटेड नहीं था उस टाइम पे किसी भी फील्ड में। दर्शक उनसे इतनी उम्मीदें रखते थे कि शतक से कुछ भी कम उन्हें निराश कर देता था। शतक के नजदीक होते तो हर जगह सब कामकाज बंद और लोग टीवी को घूरने लगते, और अगर वो आउट हो जाते तो टीवी सेट्स बंद और स्टेडियम में उपस्थित दर्शक भी मैच छोड़कर बाहर की ओर चलने लगते। सचिन तेंदुलकर ऐसा क्रिकेटर है जिसका अगर बुखार हो जाएगा तो सारा कंट्री को बुखार आ जाता है। दैट पर्टिकुलर उसको काशी हुआ तो सबको काशी हो जाता था ना। एक कॉमन एवरेज इंडियन क्रिकेट फैन है, उसको उस चीज़ में दिखाई देता था कि ये एक इंसान है जिसके थ्रू हम वर्ल्ड डोमिनेट कर रहे हैं, जैसे वो बॉलर्स को डोमिनेट करते थे। काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने अकेले इंडियन टीम का भार संभाला है। इन 24 सालों में उन्होंने अनगिनत पारियां खेली हैं और अनगिनत बार भारतवासियों ने उनकी सफलता के लिए ऐसे प्रार्थना की जैसे वो उनके अपने परिवार के सदस्य हों। उसने एक 20-25 साल के पीरियड के ऊपर वो कमाल दिखाया, और जिसमें पूरी कंट्री साथ साथ ट्रांसफॉर्म हुई अलग अलग चीज़ों में, लेकिन तेंदुलकर एक सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट फैक्टर थे। सचिन 2013 में आखिरकार क्रिकेट से रिटायर हो गए और मानो एक युग खत्म हो गया। उनके 24 साल के करियर के दौरान क्रिकेट का ये खेल भारत में एक मजहब बन गया और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान। उनका इम्पैक्ट इज बियॉन्ड क्रिकेट बिकॉज तेंदुलकर showed Indians what they could possibly accomplish, what the limit of human talent could be, and that it could reside right next to you, that it could be in a home right next to you, that it could actually be you. रंजीत सिंह जी से लेकर सचिन तेंदुलकर तक, इन सब के खेल के हम प्रशंसक बने। उन्होंने हमारा खूब मनोरंजन किया। उनके कारनामों की वजह से न सिर्फ मैचों के रुख बदले, बल्कि उनके आने से भारत में क्रिकेट और खिलाड़ियों के खेलने का रवैया भी बदला। मूल रूप से हमारी विचारधारा बदली, हमारा समाज बदला। लेकिन वो तो वैसे ही खेलते चले गए, बिना एहसास दिलाए कि वो परिवर्तन की नींव रख रहे थे। But Howdy comes out and lifts him. Bedi to Murray, and he's out. अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मिड विकेट टेल्स की अगली इनिंग्स में। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.